नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग इतिहास को स्टार्ट कर चुके हैं और इतिहास में आपकी पहली क्लास हो चुकी है। कौन सी? पहली क्लास हो चुकी है और आज हमारी इतिहास की दूसरी क्लास है, जिसमें हमने आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राचीन भारत है, उसको हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपका पूर्व प्रापाषाण काल को कंप्लीट कर लिया था और उससे आगे का हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका मध्य प्रापाषाण काल, उच्च पूर्व प्रापाषाण काल और कौन सा आपका मध्य पाषाण काल। तो देखिए दोस्तों, जिसको हमने कल अध्ययन किया जिस चीज़ का, उसको हम आज थोड़ा रिपीट करते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका क्या? इतिहास। इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया था। प्राचीन और मध्य और आपका कौन सा? आधुनिक। 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। तो प्राचीन में हमने प्राचीन को 3 भागों में डिवाइड किया। किस किस में? जैसे कल हमने स्टार्ट किया था आपका कौन सा? प्राचीन। और प्राचीन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था आपका प्राग ऐतिहासिक और दूसरा जो था आपका, पहला क्या था? पहला था आपका प्राग ऐतिहासिक और दूसरा जो था आधे ऐतिहासिक और तीसरा जो आपका था वो कौन सा था? ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, जिसमें हमने जो कल स्टार्ट किया था आपका, वो था आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? और पाषाण काल। पाषाण काल। अब पाषाण काल को हमने कल 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें आपका क्या था? पहला था आपका कौन सा? पुरापाषाण। कौन सा? पुरापाषाण काल। सेकंड था आपका मध्य पाषाण और तीसरा था आपका नव पाषाण। 3 थे। 3 में से कल हमने आपको स्टार्ट किया था कौन सा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने पढ़ा, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें पहला था आपका पूर्व पुरापाषाण काल। कौन सा? पूर्व पुरापाषाण काल। और दूसरा था आपका वो क्या था? मध्य पुरापाषाण। कौन सा? मध्य पुरापाषाण। और तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण। तो कल हमने इन 3 पार्टों में से किसको कवर किया था? पूर्व पुरापाषाण काल को। कल हमने पूर्व पुरापाषाण काल को कंप्लीट कर लिया था और अब हम इससे आगे चलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपका मध्य पुरापाषाण काल। कौन सा? मध्य पुरापाषाण काल को आज हम चर्चा करते हैं। और मध्य पुरापाषाण काल में किस पर चर्चा करेंगे? उच्च पुरापाषाण काल। किस पर? उच्च पुरापाषाण काल पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कौन सा? मध्य पुरापाषाण। कौन सा है आपका? मध्य पुरापाषाण काल। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो कल जो हमने चर्चा की थी आपका, वो कौन सा था? पूर्व पुरापाषाण काल, जिसमें हमने समझा कि जो मानव था वो शिकारी प्रवृत्ति का था। कैसा? शिकारी था। और वो शिकार अगर उसे किसी टाइम नहीं मिल पाती थी तो वो कंदमूल फल का प्रयोग करके अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। इस तरह से हमने कल पढ़ा उसके जो औजार थे वो कैसे कैसे थे, यानी चापर, चापिंग और पेगोल, इस तरह के आपके उनके औजार थे। आज हम चर्चा करेंगे किस पर? मध्य पुरापाषाण काल पर। इस काल का जो मानव था आपका, वो कैसा था? वो भी आपका शिकारी था। कैसा? शिकारी। इस काल का भी जो आपका मानव है
वो कैसा है, शिकारी प्रवृत्ति का है। और इस समय के मानव ने भी ना तो आर्थिक, न राजनीतिक, न धार्मिक किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। ना तो आपका राजनीतिक, ना धार्मिक, और ना कैसा सामाजिक, किसी भी तरह का मानव ने क्या किया कि प्रोग्रेस नहीं कर पाई, और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। और इससे पहले जो पूर्व प्रभावशाली काल का मानव था वो भोजन के रूप में क्या क्या यूज करता था, शिकार। अगर शिकार मिल जाती थी तो शिकार से, नहीं तो अपना जो जीवन था वो कंदमूल फल को खाकर व्यतीत कर रहा था। लेकिन इस समय में एक उसने काम कर लिया कि जो भी भोजन था, तो उस समय जो मनुष्य था वो तुरंत शिकार करता था, उसको अपने भोजन के रूप में खाता था। लेकिन इस समय का जो मानव था उसने एक कार्य किया कि भोजन को एकत्रित करना सीख लिया उसने। कैसे भोजन को एकत्रित करना सीख लिया? उसका मेन कार्य ये है कि जंगल में किसी भी समय आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनसे बचने के लिए उसने भोजन को एकत्रित करना सीख लिया। यानी कि भोजन संग्रहित, इस समय का मानव भोजन को संग्रहित करना सीख गया। क्यों? उसका रीजन था प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। किससे? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो मनुष्य था वो आपका भोजन को एकत्रित करना सीख गया। यानी कि पूर्व प्रागभाषण काल में वो भोजन को एकत्रित करना नहीं जानता था, और इस समय आकर वो भोजन को एकत्रित करना सीख गया, और आगे चल के थोड़ा और प्रोग्रेस करेगा, और उसको हम इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इस समय के जो आपके साक्ष्य हैं, इस समय के जो आपके साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले कि मनुष्य ने भोजन को एकत्रित करना सीख लिया, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उसने भोजन को एकत्रित करना सीख लिया। इस समय के जो आपके साक्ष्य हैं, साक्ष्य वो कहाँ से मिले? वो आपके मिले कहाँ से? सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी, सोन नदी आपने सुनी होगी। सोन नदी जो कि गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ये तो आपने सुना ही होगा कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी, कौन सी? कृष्णा नदी घाटी, यहाँ से भी साक्ष्य मिले कि मनुष्य ने भोजन को एकत्रित करना सीख लिया प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। कि किसी भी समय अगर प्राकृतिक आपदा कोई भी आती है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी होता है, तो हम आगे के समय के लिए अपना भोजन के लिए स्टॉक कर लेते थे वो। अच्छा, और उसके बाद एक स्थान है आपका, कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक स्थान है नेवासा। महाराष्ट्र के नेवासा से भी मनुष्य ने साक्ष्य को एकत्रित करना सीख लिया। तो यह है आपका मध्य प्रागभाषण काल। पूर्व प्रागभाषण काल और मध्य प्रागभाषण काल में इतना अंतर है कि मनुष्य ने सिर्फ और सिर्फ भोजन को एकत्रित करना सीख लिया था। किसको? भोजन को। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या है? उच्च प्रागभाषण काल। उच्च प्रागभाषण काल। अभी हम लोग किसमें बात कर रहे हैं? पाषाण काल में। किसमें? पाषाण काल में। पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो आपका पूर्व प्रागभाषण काल, दूसरा मध्य प्रागभाषण काल, और तीसरा उच्च प्रागभाषण काल। तो अब हम देखते हैं किसे? उच्च प्रागभाषण काल को। देखिए, जो उच्च प्रागभाषण काल का जो मानव था वो भी किस तरह का था? वो भी आपका शिकारी था। यानी कि पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर रहता था, और शिकार नहीं हो पाती थी, कभी कभी शिकार नहीं मिलती थी तो वो कंदमूल फल यानी कि वृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं उनको भी, पत्तों को भी खा लेता था। तो उनको खाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इस वाले काल में क्या हुआ? तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ पूर्व, ये आपका फर्स्ट है, पूर्व प्रागभाषण काल, जिसे हमने कल कंप्लीट किया था। इसमें क्या था कि इसमें भी भोजन जो मानव था
वो शिकारी प्रवृत्ति का था और भोजन के रूप में अगर शिकार नहीं मिलती थी तो कंद मूल फल का खाकर यूं अपना जीवन यापन कर लेता था। लेकिन इसमें क्या किया, धार्मिक राजनीतिक आर्थिक का विकास यहाँ पे भी नहीं हुआ और यहाँ पे भी नहीं हुआ और नीचे चल के यहाँ पर भी नहीं हुआ। किसका, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और कैसा, धार्मिक, ये विकास आपका यहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य था वो भोजन के रूप में ये चीज इस्तेमाल कर रहा है, वही यहाँ कर रहा है, वही यहाँ कर रहा है। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया कि भोजन को एकत्रित करना सीख लिया, भोजन को संग्रहित करना सीख लिया। और उसके बाद जब आगे चला तो उच्च पाषाण काल में उसने क्या किया कि भोजन के लिए कि भोजन को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, इस चीज का निर्माण कर लिया। यानी कि उसने चबूतरों का निर्माण, किसका, चबूतरों का निर्माण कर लिया। चबूतर जानते हैं आप, जैसे कि आपके घर के बाहर एक फर्श सी होती है ना, थोड़ा मट्टी सी थोड़ी ऊंची होती है, यानी कि जमीन से उसका थोड़ा स्तर ऊंचा लेके मट्टी डाल के उसको चौकस कर लेते हैं। तो इस चीज का उसने विकास कर लिया। कहाँ पे आकर, उच्च पूर्वापाषाण काल में आकर उसने चबूतरे का निर्माण कर लिया और अपने भोजन को संग्रहित कर लेता था। और इसी समय में उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे पत्थर थे, किसे, जो छोटे छोटे पत्थर थे उनके उपकरणों को बनाने की कोशिश की। जो छोटे छोटे पत्थर के उपकरण थे छोटे छोटे उपकरण, यानी कि उसने इस चीज का थोड़ा विचार उनके दिमाग में आया, उनके दिमाग में इस चीज का विचार आया, लेकिन वो इस चीज को कर नहीं पाए उस टाइम। कब, आपके उच्च पुरापाषाण काल में ये वो इस चीज को बिल्कुल भी कर नहीं पाए। जब वो इस चीज को नहीं कर पाए तो क्या हुआ कि उन्होंने जैसे आगे चले, आगे चल के हमारा स्टार्ट होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उन्होंने छोटे छोटे जो औजार थे उनको बना लिया। और छोटे औजार थे उनको बनाने का एक ही कारण था कि जो बड़े औजार थे आपके, तो बड़े औजार से उनको शिकार करने के लिए उनके पास जाना पड़ता था। क्या, उनके पास जाते थे। लेकिन जो छोटे औजार हैं उनको वो नुकीला करके और फेंक के मारते थे, जिससे कि वो फेंक के मारते थे तो दूर से ही उनका शिकार हो जाता था। यानी कि उनका भी जो खतरा था जानवर से वो टल जाता था, बिल्कुल टल जाता था और वो दूर से ही शिकार कर लेते। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट किए। अब इस चीज के जो आपके साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य वो आपके कहां से मिलते हैं, एक तो मिलता है बेलन नदी घाटी। कौन सी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। और दूसरा कहां से मिलता है, महाराष्ट्र के नेवासा से। कहां से, महाराष्ट्र के नेवासा से इस चीज का भी आपका साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने किसको कंप्लीट कर लिया, अब हमने कंप्लीट कर लिया आपका पूर्व पुरापाषाण काल को। किसे, पूर्व पुरापाषाण काल को हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। यानी कि पाषाण काल को हमने क्या कर लिया, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। इसमें आपका पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल तीनों को हमने क्या कर लिया, कवर। इसके बाद हम आगे चलते हैं किस पर, मध्य पाषाण काल पर। किस पर, मध्य पाषाण काल पर। देखिए दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। कौन सा, मध्य पाषाण काल। अब हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल पर, इस पर चर्चा करते हैं। इसका जो आपका काल समय है, इसका जो आपका समय है वो 10,000 से लेकर 4,000 तक भी दिया गया है किसी बुक में, और किसी बुक में 10,000 से 8,000 BC तक भी दिया गया है, किसी में 10,000 से 6,000 BC तक दिया गया है। लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है वो किसी भी बुक में
नहीं दी गई, किसी भी बुक में नहीं दी गई। तो इसका जो आपका कार्यकाल है वो कितना है, 10,000 BC से लेकर, चाहे तो आप 8,000 BC लिख लें या आप 4,000 BC लिख सकते हैं। यानी कि जो डेट है वो क्लियर नहीं दी गई है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या हुआ कि इस समय का जो मानव था वो कैसा था, होमो सैपियंस। इस काल को हम होमो सैपियंस काल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो मानव की सोचने की शक्ति थी वो काफ़ी तेज हो गई। प्रापाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में ये उसकी जो सोचने की शक्ति थी वो काफ़ी हो गई। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम होमो सैपियंस काल के नाम से भी जानते हैं। और छोटे छोटे जो उपकरण थे उनका भी उन्होंने पूर्ण रूप से निर्माण कर लिया। कैसा, छोटे छोटे उपकरण। अब देखिए छोटे छोटे उपकरण होंगे तो छोटे को हम क्या कहते हैं, छोटे को हम क्या कहते हैं, माइक्रो। क्या, माइक्रो। तो इस काल को हम माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जानते हैं। किससे, माइक्रोलिथिक। इस काल को हम माइक्रोलिथिक काल से भी जानते हैं कि इस समय के मानव ने, यानी कि मध्य पाषाण काल के मानव ने छोटे छोटे औजारों को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और वो फेंक कर ही शिकार करने लगे, फेंक कर ही शिकार करने लगे। तो इस काल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक काल। कौन सा काल, माइक्रोलिथिक काल। तो इस समय के जो आपके औजार थे, जो आपके उपकरण थे वो किस तरह के बनते थे, किस तरह के बनते थे, समलंब। कैसा, समलंब। ये आपके उपकरण हैं कि इस तरह के उपकरण बनते थे, समलंब। और दूसरा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इस तरह के भी बनते थे। तीसरा आपका एक धार। कैसे, एक धार, यानी कि छोटे औजार थे, छोटे छोटे औजार पत्थरों के, उनमें एक धार थी, इसको हम फेंक के मार देते तो वो जानवरों के धंस जाते थे और जिससे जानवरों को क्या होती थी, आपके दिक्कत होती थी और वो मतलब थोड़ा आगे चल के ही जैसे उनमें 2-4 औजार पड़े तो वो गिर जाते थे। यानी कि एक धार फलक। एक धार फलक मतलब एक साइड के ही और वो नुकीले होते थे। तो ये क्या है आपका, अच्छा, इस काल को हम होमो सैपियंस काल के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जानते हैं। किससे, माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इससे आगे जो आपका पॉइंट है कि इस काल के मानव ने अर्थव्यवस्था को छू लिया। किसे, अर्थव्यवस्था को छू लिया। और अर्थव्यवस्था को कैसे छुआ कि इस काल के मानव ने जो पशुपालन था, क्या, पशुपालन को स्टार्ट कर दिया, लेकिन पशुपालन को भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाए। तो क्या, पशुपालन, पशुपालन को इस समय के मानव ने क्या कर दिया कि स्टार्ट कर दिया। और जब आप बताइए, जब पशुपालन को उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने किस वाले उसको छू लिया, यानी कि आर्थिक चरण को छू लिया। सामाजिक और धार्मिक को नहीं, आर्थिक को। भारत में जो भी अभी ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो भी ज़्यादातर आर्थिक में मतलब पशुपालन पर और कृषि पर, यानी कि आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, लेकिन आर्थिक के उसमें वो किस चीज़ का यूज करते हैं, पशुपालन का और कृषि का। दो ही मेन जो मुद्दे हैं आपके, पशुपालन और कृषि। इसीलिए हम भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। कैसा, कृषि प्रधान देश कहते हैं किसको, भारत को। अच्छा, इस जगह के अब हम बात करते हैं किस पर, साक्ष्य पर। इस समय के जो साक्ष्य थे किसके, पशुपालन के। तो जो पशुपालन के साक्ष्य थे आपके वो कहाँ से मिले, एक तो राजस्थान से मिले हैं और मध्य प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से, एक तो आपके मिले राजस्थान के नागौर से। कहाँ से, राजस्थान के नागौर से। और दूसरा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है,
यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है पूछता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपालन तो कहाँ से मिले आपके राजस्थान के नागौर और एमपी के कहाँ से आदमगढ़ थे। लेकिन और भी कुछ साक्ष्य मिले हैं इस समय के काल में कि जो मानव था वो उसके जो कंकाल के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, किसके, कंकाल के। तो और भी कुछ साक्ष्य हैं जिसको हम इधर देखते हैं। जैसे ये हो गया आपका भारत, कैसा, ये हो गया आपका भारत। तो यहाँ से आप स्थिति को देखें कि यहाँ हो गया आपका क्या, उत्तर प्रदेश, यूपी, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और ये हो गया आपका राजस्थान। आप जब मैप से देखेंगे तो आपको याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि आप सीधा लिख कर रख लेते हैं। तो राजस्थान से आपके साक्ष्य किसके मिले, राजस्थान के नागौर जिले से, कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से आपको साक्ष्य मिले किसके, पशुपालन के, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, नागौर जिले से। और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश, यहीं पड़ता है ना मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कहाँ से, आदमगढ़ से, आदमगढ़ से कहाँ के साक्ष्य मिले हैं आपके, पशुपालन के, किसके, पशुपालन के। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपके जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो है आपका सराय नहर, कौन सा, सराय नहर, एक है आपका सराह नहर, दूसरा है आपका दमा, कौन सा, दूसरा है आपका दमदमा, और तीसरा है आपका महदवा, क्या, सहारनगर और दमदमा और महदवा, यहाँ ये उत्तर प्रदेश के हैं। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं आपके, कंकाल के, यानी कि जो आपका सराह नहर है, यहाँ से जो आपके साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं यहाँ से 37 कंकाल, कितने कंकाल, यहाँ से मिले हैं आपको 37 कंकाल, 37 कंकाल, यहाँ से आपको 37 कंकाल मिले हैं। कैसे कैसे, जैसे इस पूरी एरिया में एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके जो 37 कंकाल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो यहाँ से मिले हैं। और 4 मानव कंकाल मिले हैं, और 4 मानव कंकाल, ये आपके जो 4 मिले हैं ना, ये 4 ये आपके एक ही कब्र में मिले हैं। जैसे एक ही गड्ढा था उसमें 4 कंकाल मिले हैं, यानी कि एक ही कब्र में आपको कितने कंकाल मिले हैं, 4। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मानव के 4 कंकाल एक ही कब्र से कहाँ मिले, तो कहाँ मिले, आपके सहाय नगर में। दूसरा है आपका कौन सा, दमदमा से जो आपके साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके युगल, कैसा, युगल शव। और जो युगल शव है, युगल शव का आपका मतलब होता है क्या, युगल शव, इसका मतलब है कि औरत प्लस आदमी, यानी कि दोनों लोगों के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, दमदमा से, कहाँ से, दमदमा से। और तीसरा है आपका महदवा, कौन सा, महदवा से जो आपके साक्ष्य मिले हैं वो कैसे मिले हैं, यानी कि 41 शव आपको एक ही जगह से मिले हैं, जहां आपके 5 शव अलग जगह पर मिले हैं, 3 शव अलग जगह पर मिले हैं, और 4 शव अलग जगह पर मिले हैं। यानी कि ऐसे जॉइंट में लेके आपके जो शव मिले हैं मानव के, वो कहाँ से मिले हैं, महदवा से। तो ये है आपके जो साक्ष्य हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो मैंने आप लोगों को सामने रखे। और एक और पड़ता है आपका कहाँ, गुजरात के अंदर, कहाँ, गुजरात में जो पड़ता है उसका नाम है आपका लंगनाथ। कौन सा, लंगनाथ, वो है आपका लंगनाथ से आपके 14 कंकाल मिले हैं। कितने,
14 कंकाल। 14 कंकाल आपके लंगनाथ से मिले हैं, 37 कंकाल आपके सहायनगर से मिले हैं, और उसके बाद में जो आदमगढ़ है वहाँ से किसके मिले हैं? पशुपालन के मिले हैं। और राजस्थान से किसके मिले हैं? यहाँ से भी आपके पशुपालन के मिले हैं। तो ये है दोस्तों आज की आपकी क्लास, जिसमें आपका जो मध्य पाषाण काल है उसको हमने कवर किया है। किसे? मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी इसमें नव पाषाण काल, और एक और आता है आपका ताम्र पाषाण काल। जो ताम्र काल है उसको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो भी लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने ग्रुप्स, अपने दोस्तों को, अपने सभी साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।